बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आपको करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसका पूरा मैकेनिज्म। कहीं भी अगर तुमको ये शब्द दिखे, इसका एक ही मतलब होता है कि बात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो रही है। तो ये जो लूज हुए हैं पैसे, ये जो मैंने पैसे दिए हैं, इसी को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन है नहीं। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो काफ़ी ईजी है। तो आज इस क्लास में हम लोग यही सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज बेसिकली मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिटेल में कराऊंगी एंड देन इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फार्मेसी इंडिया प्लस के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इन सारी क्लासेस के। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है आपके एग्ज़ाम्स से रिगार्डिंग, आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, तो वो आपको वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उनके साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पहले मैं ये समझा देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में करनी है। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आपको करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसका पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, फिर इसी में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसका मैकेनिज्म, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो काफ़ी इजी है, बहुत छोटा पार्ट है। देन इनहिबिटर्स क्या क्या हैं ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, और इसी में ही इनहिबिटर्स के अंदर ही आते हैं अनकपलर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको कवर करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे समझने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन तो मैं आपको समझाऊंगी ही, इसी के साथ ही साथ हम लोग रिडक्शन भी समझते हुए चलेंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर समझना है तो रिडक्शन भी समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, बायोलॉजिकल यानी लिविंग, है ना। कहीं भी अगर तुमको ये शब्द दिखे, इसका एक ही मतलब होता है कि बात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो रही है। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ये किस तरीके से होगा, इसी के अंदर ही आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले ये समझो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सा, साधारण सा मतलब है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एक एटम या आयन लूज कर रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास, चलो यही है एग्जाम्पल के तौर पे, मैग्नीशियम है। ठीक है, अब मैग्नीशियम, यहाँ पर दो मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहे हैं। मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम 2+ में, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर दिया गया है। तो एक एटम से अगर आप एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं, वही प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मान लीजिए कि ये मैं हूँ, है ना, और मुझे किसी को कोई भी पैसे देने हैं, तो मेरे पास जितने पैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 में से अगर मैं 8 रुपये किसी को दे दूंगी, तो ये जो लूज हुए हैं पैसे, ये जो मैंने पैसे दिए हैं, इसी को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जिसने पैसे दिए उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन जिसके पास पैसे गए उसका रिडक्शन हो गया है। क्लियर। एक ही रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले अकेले नहीं चल सकते। अगर तुमने किसी को पैसे दिए, है ना, तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन जिसको पैसे दिए उसका तो रिडक्शन हुआ, उसने तो गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी। रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। जो पैसे तुमने उधार दिए वो किसी ने तो लिए होंगे, तो जिसने वो पैसे लिए उसका रिडक्शन हुआ, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ। चलिए, यही सारी चीज़ें हैं। ये देखो, इसका हो गया है भैया रिडक्शन। ठीक है, ये
क्लियर। और ये सारी की सारी रिएक्शन क्योंकि एक साथ ही होती है इसीलिए हम उनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था रिडॉक्स का ये जो वर्ड है ये यहीं से तो लिया गया है, रिडक्शन का री और ऑक्सीडेशन का ऑक्स यहीं से तो आया है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसी को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट अकर इंडिविजुअली, भैया अकेले कैसे करोगे? किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी का तो रिडक्शन होगा, या किसी रिएक्शन में अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ें कभी भी अकेले नहीं हो सकती हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम लोग मिलाकर कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद द रिएक्टेंट दैट ऑक्सीडाइजेस द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, मैं हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसने पैसे लिए हैं उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग मेन मुद्दे की तरफ बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फो आपको दूंगी, फिर इसका डायग्राम दिखाऊंगी एंड देन हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहले अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, देखो इसके नाम से ही समझो इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट करने वाली पूरी चेन है, एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्या है इसमें सोचने वाला? इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो उसी को ही आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। उसी का ही फाइनल स्टेप होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है, हम लोगों ने TCA साइकिल पढ़ लिया है। ठीक है, और इनके बीच का जो लिंक रिएक्शन है वो भी मैंने आपको करा दिया है। और आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली कितने ATP हमने यहाँ से जनरेट किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैं स्ट्रक्चर अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कहाँ पर ये होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक पूरा सीरीज है जहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ हमको जाना है लो रिडॉक्स पोटेंशियल के तरफ से। ठीक है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP, क्योंकि हमको एक ही मकसद है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है ATP जनरेट करना। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये पूरा प्रोसेस होगा। देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बीच में ऐसे प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो जगह है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरी जगह मैट्रिक्स है और ये जो खाली स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब जो 5 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें से 4 हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, एक पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। 1 से लेकर 4 या 1 से लेकर 5 सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस इसी लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी मेम्ब्रेन पर उपस्थित होंगे आपके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो मान लीजिए कि चलो फॉर एग्जाम्पल ही लेकर चलना, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ है, दूसरा कॉम्प्लेक्स इसी में ही एम्बेडेड होता है तो वो मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। तीसरा यहाँ है, फोर्थ यहाँ है और फिफ्थ यहाँ है, ऐसे प्रेजेंट होंगे आपके कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये देखो ये है,
ये थोड़ा एम्बेडेड होगा अंदर वाली तरफ, इसलिए मैंने इसको सेकेंड कॉम्प्लेक्स को ऐसे बनाया है। क्लियर? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि दीज आर द complexes ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये है आपका, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहाँ से कहाँ भेजने हैं, लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना है ताकि आप अल्टीमेटली ATP बना सको। ठीक है, तो यहाँ भी यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अभी मैं देखो, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी एक और डायग्राम में दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुमको। ये रहा, देखो, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो अभी अभी मैंने आपको ऐसे ऐसे बनाकर दिखाई थी ना, ये वही है ब्लू कलर की। इसके ऊपर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, ये रहे सारे कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और देखो अब आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करने हैं, प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करने हैं। इस जगह से मैट्रिक्स से उठाकर, मैट्रिक्स क्या था, वो अंदर वाला एरिया, सबसे अंदर वाला एरिया, वहाँ से उठाओगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दोगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जब आप ATP जनरेट करोगे तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। पहले मैं इसके कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपको दिखा देती हूँ, फिर दोबारा से यहीं पर आएंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 4 आपको अभी पढ़ने हैं। इसको आप फिलहाल के लिए नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर करके चलो। ठीक है, इसको अभी मत देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज। अब आपके दिमाग में अगर ये आया कि ये NADH ये क्या है, NADH यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बत्ती जली कि भैया NADH आया कहाँ से, तो सोचो ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, उनका मेन मकसद क्या था, NADH बनाना। HMP शंट तुमने पढ़ा, TCA साइकिल तुमने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस तुमने पढ़ा, बनाया था कि नहीं बनाया था, FADH2 भी बनाया था हमने, NADH भी बनाया था। NADH 2 जगह से बना था, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा TCA साइकिल। FADH2 TCA साइकिल से बना था, याद आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो वहीं से आता है ये NADH, इसी की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, तीसरा है साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम रिडक्टेज। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो या फिर आप इसको ऐसे याद रख लो। एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम A+A3 या फिर साइटोक्रोम ऑक्साइडेज। ठीक है, पहला NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्साइडेज। ठीक है, पांचवा कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज, उसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हो, इसीलिए अभी के लिए स्किप करके इसको चल सकते हो। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं इसी डायग्राम पे जो तुमको समझना है। चलिए अब देखो, तुमको कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी जैसे कि FMN है ना, FES, UQ, UKH, साइटोक्रोम C1, FES, साइटोक्रोम B, FES, FAD, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये काम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह। ठीक है, इनकी हेल्प से आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। FES यानी कि आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो कि एक कोएंजाइम। फिर इसके बाद दिस इज यूबिक्विनोन। ठीक है, UQ मीन्स यूबिक्विनोन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें प्रेजेंट है इनकी हेल्प से आप ट्रांसपोर्ट करते हो। ठीक है, इसको ऐसे देखकर घबरा मत जाना कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी हेल्प से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे लेकर जाया जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ लेकर जाया जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से ये चीज़ें वाटर को बना देती है। H2O यहाँ से बनेगा जिसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता रहेगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद अब
इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसपोर्ट करते हो, लेकिन साथ के साथ आप प्रोटॉन्स भी यहाँ से जंप करा देते हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। ये आपको मैकेनिज्म में समझ में आएगा। तो एक एक करके हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। नाम अगर आपको याद है तो साथ के साथ लिखते चलना। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यानी NADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। अब इट इज ऑल्सो नोन एज NADH कोएंजाइम Q ऑक्साइडोरिडक्टेज या फिर NADH डिहाइड्रोजनेज, तुम्हारी मर्जी है जैसे तुमको याद रखना है। इसके अंदर FMN जो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज फ्लेविन, कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है। विद FeS यानी सल्फर, आयरन सल्फर के क्लस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू कोएंजाइम Q वाया FMN and FSC। यही मैंने आपको अभी अभी समझाया है, यही बताया है कि इनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग इनकी हेल्प लेते हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स 1 की हेल्प से 4 प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स तो समझते हो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 4 प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं मैट्रिक्स से उठाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। मैट्रिक्स से उठाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इसको लेकर जाया जाएगा। और जब भी कोई चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एनर्जी आपको मिलती है जब आप इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की कहानी। देख लो, यहाँ पर भी यही चीज़ कर रहे हो तुम, ये देखो, ये देख लो भैया, ये नाम है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप FMN और FeS की क्लस्टर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो एनर्जी तुमको मिल रही है वो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए या जंप कराने के लिए मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यूज़ कर ले रहे हो। खत्म, ठीक है। यही तो समझाया है मैंने आपको अभी अभी, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। सेम है कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। इट इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम Q ऑक्साइडोरिडक्टेज। ऐसे घबरा मत जाना भाई, बात एक ही है, ठीक है। ये सिर्फ इसके अंदर क्योंकि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के आधार पर हमने इसका नाम रखा है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, यहाँ पर है FAD, है ना। FAD यानी कि यहाँ लिख देती हूँ, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आयरन सल्फर के क्लस्टर्स, सेम काम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FADH टू कोएंजाइम Q यूजिंग FeS क्लस्टर्स, ठीक है। इसका ये भी याद रखना कि कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, FADH2 से कोएंजाइम Q की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये सवाल आया था शायद मेरे हिसाब से, अगर मुझे याद है तो, कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होते हैं, FADH2 से कोएंजाइम Q की तरफ, ठीक है। इस्तेमाल आप इन्हीं को करोगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं किए जाते हैं। यहाँ से एक भी प्रोटॉन पंप नहीं किया जाएगा। नो प्रोटॉन इज पम्प्ड इन कॉम्प्लेक्स 2 एज इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी। क्योंकि अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन या जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप प्रोटॉन्स को पंप करा दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। यही कारण है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट में हो तो रही है लेकिन इतनी नहीं जो आपको प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए। इसीलिए यहाँ से कोई भी प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स 2। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसको आप CoQH2 साइटोक्रोम C रिडक्टेज या फिर सिंपली आप साइटोक्रोम रिडक्टेज के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसका एक और नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो यही चीज़ें होती हैं, एक तो साइटोक्रोम B होगा, एक साइटोक्रोम C1 होगा और FeS के क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको यही बताया कि इन्हीं के कॉम्प्लेक्सेस में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसी के आधार पर भी हम लोग इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। It takes electrons from coenzyme Q and transfer to cytochrome C
ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, कोएंजाइम Q से उठाएंगे और साइटोक्रोम C को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, BC1 और FES के क्लस्टर्स, इनका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी 4 प्रोटॉन्स पंप किए जाएंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, कोएंजाइम Q से लेकर साइटोक्रोम C तक। ठीक है, चलो, एंड लास्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसको आप साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज या सिंपली साइटोक्रोम ऑक्साइडेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पर होता है एक तो साइटोक्रोम A और एक होता है A3। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इट टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ताकि आप H2O का फॉर्मेशन कर सको। सवाल पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन। क्यों करता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्यों करता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, क्योंकि इसको पानी बनाना है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन्स यहाँ से पंप होंगे, बाकी दिस इज द रिएक्शन जहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होगा, हाफ O2। ठीक है, और ये होता है, ये कट जाएगा तो बन जाएगा आपका 2H2O। ठीक है, तो ये याद रखना, 4th कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं प्लस 2H2O का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। मैं दोबारा से आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ, डायग्राम, अब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम, है ना। यही सारी चीज़ें तो हैं, सब कुछ यही है भाई, देख लो। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 देखो, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो FMN और FES के क्लस्टर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स पंप होंगे, 4 प्रोटॉन्स पंप होंगे। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ आप ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स FADH की हेल्प से। ठीक है, फिर इसके बाद FES की आप यहाँ पर हेल्प लोगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर 3rd, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, वही चीज़। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पंप होंगे। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी प्रोटॉन पंप नहीं होगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड देन आता है लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर भी 2 प्रोटॉन्स पंप होंगे, यहाँ पर पानी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, और ये तो अभी छोड़कर चलना, बाकी 4 कॉम्प्लेक्सेस आई होप आपको अब समझ में आ गए होंगे कि क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी। अभी हमने ATP नहीं बनाया है, अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की भरमार कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर भर के अब फिलहाल प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई अब डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।